हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी एपीएस कंप्यूटर का एक ऐसा सेशन जिसकी बहुत रिक्वायरमेंट है आप लोगों को, जिसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि आप हर कोई ये चाहता है कि एक बार ये पता चल जाए कि यूपीपीएससी कंप्यूटर को किस तरीके से पूछती है। तो आज का सेशन इसलिए काफी खास रहने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज पर, वो क्वेश्चंस जो ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहते हैं ना कि सर एक बार लेवल बता दीजिए कि एग्जाम किस तरीके का आएगा। सपोज करिए कि अगर कल आपका एग्जाम है और 50 क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, आप जानते हैं, तो आप कितना स्कोर कर पाएंगे। आज के सेशन से आपको ये आइडिया लगेगा। साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि यूपीपीएससी का जो पैटर्न होता है वो बहुत आसान नहीं होता। बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इन डेप्थ लेवल की नॉलेज होगी कंप्यूटर में, आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रखा होगा, आपने काफी सारे एमसीक्यूज को किया होगा, तो बिल्कुल आप यहां पर बढ़िया अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि आप 50 में 50 कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो आइए एक बार कोशिश करते हैं बढ़िया स्कोर करने की। सेशन के बाद आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आउट ऑफ 50 आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया और कितने क्वेश्चंस को गलत किया। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये सिलेबस है, आपका सिलेबस आपके सामने है, तो इसका मतलब जो टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, चाहे वो विंडोज हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, माइक्रोफोन हो, स्पीकर हो, एमएस ऑफिस हो, या वेबसाइट्स की बात करें, डब्ल्यू की बात करें, विकीपीडिया की बात करें, ईमेल है, वर्किंग नॉलेज एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन है, पीडीएफ है। ये सिलेबस है आपका। यहां पर कुछ चीजें हम डिस्कस कर भी चुके हैं, कुछ लेक्चर्स आपको हम दे भी चुके हैं। जैसे हमने सर्च इंजन पे एक बेसिक टॉपिक आपको पढ़ाया था, है ना, कुछ बेसिक नॉलेज आपको यहां पर प्रोवाइड करी थी, लेकिन इन डेप्थ लेवल पे पढ़ना होगा। हमने यहां पर आपको एमएस ऑफिस के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे प्रीवियस सेशन में, आप लोगों ने देखे होंगे उन सेशंस को। हमने ईमेल के बारे में भी एक डेमो वीडियो ली थी, जहां पर मैंने आपको यह बताया था कि पेड कोर्स में लेक्चर्स कैसे चलेंगी। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार वीडियोस पे क्लिक करके इन सभी वीडियोस को आप देख लीजिएगा, है ना। यूट्यूब पे जाइएगा, वीडियोस पे क्लिक करिएगा और वहां पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी, देख लीजिएगा। आज है इसका डे 4, जहां पर हम डिस्कस करेंगे वही लेवल के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर ये बताइए कि तैयारी कैसे होगी, कंप्लीट कंप्यूटर कैसे पढ़े जिसके बाद हमें टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट ना हो, जहां हमें वीडियोस भी मिले, सारे कॉन्सेप्ट भी समझाए जाएं, एमसीक्यूज टॉपिक वाइज करवाए जाएं, मिक्स टेस्ट भी लिया जाए, मॉक टेस्ट भी मिल जाए, सर पीडीएफ भी मिल जाए, सब कुछ एक साथ मिल जाए। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको क्या करना है, इस कोर्स से जुड़ जाना है। स्पेशल कोर्स लॉन्च किया जा रहा है आप लोग के लिए, यूपीपीएससी एपीएस फुल कंप्यूटर कोर्स, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ और मॉक टेस्ट। लाइव क्लासेस कब से शुरू होंगी? 28 सितंबर से। टाइमिंग क्या रहेगी? 1 PM लाइव। क्या सर इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं? यस। अगर आप लाइव नहीं कनेक्ट हो पाते हैं तो आप इसको रिकॉर्डेड भी देख पाएंगे। वैलिडिटी कितनी होगी? 12 मंथ्स की। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को? ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर इस कोर्स से आप जुड़ जाएंगे। सर ये बताइए कि अगर कोई कंफ्यूजन है इस कोर्स के रिगार्डिंग तो कैसे पूछें? व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा, जो भी आपका डाउट होगा उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए गाइस, इस कोर्स से जरूर कनेक्ट हो जाइएगा। आज के सेशन में हम बात करेंगे बेस्ट 50 क्वेश्चंस पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा पहला क्वेश्चन। बहुत आराम से पढ़िए क्वेश्चन को और बताइए आंसर क्या होगा। मान लीजिए कि आपका एग्जाम चल रहा है और आपको ये क्वेश्चन मिल रहे हैं। पहला, डैश आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग बिग चार्ट्स
drawings, map and three-dimensional illustrations especially for architectural and designing purpose। डैश का उपयोग विशेष रूप से वास्तुशिल्प और डिजाइनिंग उद्देश्यों के लिए बड़े चार्ट, रेखा चित्र, मानचित्र और तीन आयामी चित्रों को मुद्रित करने के लिए किया जाता है। हम जानते हैं बड़े बड़े चार्ट्स अगर हमें बनाने हैं, ड्राइंग्स बनानी है, मैप बनाने हैं, तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे? प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर या माउस? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज प्लॉटर का, क्योंकि प्रिंटर का भी स्पेशल वर्जन है प्लॉटर। प्रिंटर का भी एडवांस वर्जन है प्लॉटर। जो काम प्रिंटर नहीं कर सकता वो काम करता है प्लॉटर। सर कौन कौन से काम करता है प्लॉटर? आइए एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए प्लॉटर क्या है? कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, बड़े बड़े चार्ट्स निकालने की बात करें, बैनर्स निकालने की बात करें, या फिर जो हमारे नेम प्लेट या नंबर प्लेट्स होती हैं वो भी हम तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर। तो इतना बढ़िया काम करता है ये प्लॉटर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रिंटर। बताइए पहला कंप्यूटर प्रिंटर इनमें से कौन सा है? सबसे पहला प्रिंटर लेजर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स या डेजी व्हील प्रिंटर? क्या होगा आंसर? वेरी गुड, सबसे पहले प्रिंटर का नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। हम जानते हैं कि प्रिंटर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक इंपैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर्स थे जो काफी स्लो थे, जो काफी नॉइजी थे, जैसे डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर्स। जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स थे जो काफी फास्ट हैं नेचर में, जैसे थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सब आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आएंगे। और सबसे पहला प्रिंटर कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट, विच प्रिंटर यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर बीम एंड इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक? कौन सा प्रिंटर लेजर बीम और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक तकनीक के संयोजन का उपयोग करता है? यानी ऐसा प्रिंटर जो जिसमें लेजर बीम का इस्तेमाल भी किया गया और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया, उस प्रिंटर का नाम बताइए। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन में देखा लाइट या लेजर, तो आप समझ गए कि इसका आंसर 101% क्या होगा? लेजर प्रिंटर ही होगा। वेरी गुड। लेजर प्रिंटर की अगर हम बात करें तो ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। काफी अच्छी स्पीड है। और लेजर प्रिंटर की स्पीड को किसमें नापा जाता है, ये आप मुझे बताइए। द स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन। लेजर प्रिंटर की स्पीड को किसमें नापा जाता है? वेरी गुड, द आंसर इज पीपीएम, पेजेस पर मिनट में। किसमें? पेजेस पर मिनट में। वेरी गुड। व्हाट अलाउज यू टू प्रिंट ऑन बोथ साइड ऑफ द प्रिंटर? क्या आपको प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है? अगर आप चाहते हैं कि प्रिंटर की मदद से पेज के दोनों तरफ प्रिंट निकाल पाए, तो क्या यह पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? सेटिंग्स में जाकर डुप्लेक्सर को टिक कर देना होगा, तो आपके पेज के दोनों तरफ प्रिंट निकलेगा। यानी करेक्ट आंसर है डुप्लेक्सर। वेरी गुड। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ 3D प्रिंटिंग? आजकल जो प्रिंटिंग चल रही है, जो बहुत फेमस है, उसे हम बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग के जनक कौन है? पैट्रिक जॉन्स, जैकोब एडम, चार्ल्स मिल या चुक हुल? 3D प्रिंटिंग से काफी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, इसको बहुत इन डेप्थ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। 3D प्रिंटिंग के पापा हैं चुक हुल। इन्होंने 3D प्रिंटर का कॉन्सेप्ट बनाया और एग्जामिनर को 3D प्रिंटर बहुत पसंद है। यहां से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। करेक्ट आंसर है चुक हुल, पापा है 3D प्रिंटर की।
वेरी गुड, नमस्ते अंकल जी। विच टाइप ऑफ स्कैनर इज सुटेबल फॉर स्कैनिंग लार्ज और बाउंड डॉक्यूमेंट? कह रहा है बड़े या बंधे हुए दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए किस प्रकार के स्कैनर उपयुक्त हैं? बेस्ट स्कैनर का नाम बताइए जिसका यूज किया जाता है स्कैन करने के लिए लार्ज और बाउंड डॉक्यूमेंट्स, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स, बंधे हुए डॉक्यूमेंट्स, फ्लैट बेड, शीट फेड, ड्रम स्कैनर या हैंडहेल्ड स्कैनर। सबसे बढ़िया स्कैनर लार्ज और बाउंड डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है दैट इज कॉल्ड फ्लैट बेड स्कैनर। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। अगर फ्लैट बेड स्कैनर की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखता है, जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को भी स्कैन कर सकता है। नेक्स्ट, which of the following devices is used to convert physical document or images into digital format? Very important question. भौतिक दस्तावेजों या छवियों को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा? प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर या फिर कीबोर्ड? फिजिकल डॉक्यूमेंट्स यानी पेजेस को डिजिटल फॉर्मेट यानी इमेजेस में कन्वर्ट करने के लिए, इमेजेस को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? स्कैनर का यूज करेंगे। जब उसे स्कैन करेंगे तभी तो वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट होगा, या ये भी कह सकते हैं हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्कैन करके। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस? स्कैनर। वेरी गुड। नेक्स्ट, अ ड्रम स्कैनर हैज अ डैश टू स्कैन इमेजेस। कह रहा है जो ड्रम स्कैनर होता है वो इमेजेस को स्कैन किसकी मदद से करता है? सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब या ओएलईडी, ऑब्जेक्ट लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होगा आंसर? द करेक्ट आंसर इज ड्रम स्कैनर यूज करता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का स्कैनिंग करने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। देख सकते हैं यहां पर ये जो आपका स्कैनर यहां पर लगा हुआ है दिस इज कॉल्ड ड्रम स्कैनर, और इसमें स्कैन करने के लिए ये जो आप बीच वाला पोर्शन देख पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये क्या है? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इसमें लगी हुई है फॉर द स्कैनिंग पर्पस। वेरी गुड। माइक्रोफोन इज अ डैश टाइप ऑफ डिवाइस। बताइए माइक्रोफोन एक डैश प्रकार का उपकरण है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, स्टोरेज है या प्रोसेसिंग डिवाइस है? सोचिए। माइक्रोफोन, ये जो माइक लगा हुआ है ये भी तो माइक्रोफोन ही है। हम माइक शॉर्ट में बोलते हैं, माइक्रोफोन इसकी फुल फॉर्म है ना? माइक की फुल फॉर्म क्या है गाइस? माइक्रोफोन। तो माइक हमेशा क्या होगी? क्या आउटपुट होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आउटपुट है स्पीकर। माइक हमेशा इनपुट है ना? अभी हम इसमें इनपुट दे रहे हैं और आपको सुनाई दे रहा है विद द हेल्प ऑफ स्पीकर्स। तो माइक इज ऑलवेज द इनपुट डिवाइस, यानी करेक्ट आंसर होगा इनपुट डिवाइसेस, है ना? आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के माइक हैं। कुछ सॉन्ग्स के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ आप देख सकते हैं कि जब 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, पॉडकास्ट होता है तो यूज किए जाते हैं, कुछ लाइव के लिए यूज किए जाते हैं, है ना? अलग अलग तरीके के माइक्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, माइक्रोफोन इज यूज टू कन्वर्ट। कह रहा है माइक का काम क्या होता है? माइक्रोफोन का उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है किसको? साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, साउंड वेव्स को लाइट रेज में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड वेव्स में, साउंड वेव्स को मैग्नेटिक करंट में, किस में? करेक्ट आंसर है साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन। फिर से एक बार, माइक्रोफोन का मेन काम क्या होता है दोस्तों? साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। माइक्रोफोन यूजुअली हैव, कह रहा है माइक्रोफोन आमतौर पर होता है क्या? एम्पलीट्यूड फिल्टर, माइक्रोफोन में क्या लगा होता है? नॉइस फिल्टर, राउंड फिल्टर या फ्रीक्वेंसी फिल्टर?
आपने कई बार देखा होगा सिंगर्स को, जब वो गाना गाते हैं तो उनके आगे एक फिल्टर लगा रहता है जो नॉइस को बहुत बेहतरीन तरीके से कन्वर्ट करके भेजता है या आसपास की नॉइस को रोकता है। दैट इज कॉल्ड राउंड फिल्टर। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कुछ इस तरीके का फिल्टर आपने देखा होगा ना, माइक होते हैं उसके आगे ऐसे फिल्टर लगे होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज राउंड फिल्टर्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माइक्रोफोन? प्रथम कंप्यूटर माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? आखिरकार माइक्रोफोन के पापा कौन हैं? बताइए। इमाइल बर्लाइनर, टिम बर्नर्स ली, गैरी स्टॉकवेदर या रसल किर्श? करेक्ट आंसर है इमाइल बर्लाइनर। यानी माइक जब मिलता है तो स्माइल आ जाती है फेस पे, और स्माइल नहीं, इसके बनाने वाले हैं, इसको बनाने वाले हैं इमाइल बर्लाइनर। यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? वेरी गुड। ये है। अब ये भी देख लीजिए, हमने यहां पर इमाइल बर्लाइनर के बारे में तो आपको बता दिया। टिम बर्नर्स ली कौन है, गैरी स्टॉकवेदर कौन है, रसल किर्श कौन है, इनके बारे में भी समझ लीजिए। इमाइल बर्लाइनर हो गए माइक्रोफोन के पापा। टिम बर्नर्स ली एचटीटीपी, एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या वर्ल्ड वाइड वेब के पापा टिम बर्नर्स ली। गैरी स्टॉकवेदर लेजर प्रिंटर के पापा, और रसल किर्श स्कैनर के पापा, है ना। तो ये चारों पापाओं के नाम याद रखिएगा। माइक्रोफोन इमाइल बर्लाइनर, एचटीटीपी एचटीएमएल या डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू टिम बर्नर्स ली, लेजर प्रिंटर गैरी स्टॉकवेदर और स्कैनर रसल किर्श। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस आर कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन? कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी कैंडिडेट गलत करते हैं। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण हैं? स्पीकर या हेडफोन ये किस तरीके के डिवाइसेस हैं? इनपुट, इनपुट या आउटपुट दोनों, सॉफ्टवेयर या सिर्फ आउटपुट? हम जानते हैं जितने भी स्पीकर होते हैं या हेडफोन होते हैं ये सिर्फ आउटपुट डिलीवर करते हैं, इनसे सिर्फ आउटपुट ही निकलता है। तो आंसर क्या होगा? दीज आर दी आउटपुट डिवाइसेस, चाहे वो स्पीकर्स हो या फिर माइक्रोफोन, सॉरी, या फिर हेडफोन्स, है ना। माइक्रोफोन तो इनपुट हो गया, लेकिन स्पीकर और हेडफोन क्या हो गया गाइस? आउटपुट। वेरी गुड। A song being played on a computer speaker is, कंप्यूटर स्पीकर पर बजने वाला जो गाना है तिनक दिन दिन, वो क्या है? हार्ड आउटपुट, सॉफ्ट आउटपुट, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? जितने भी गाने बजते हैं ये गाने किस कैटेगरी में आएंगे? सॉफ्ट कॉपी के, है ना, क्योंकि गानों को हम छू तो सकते नहीं हैं, तो हार्ड आउटपुट तो हो नहीं सकता। गाने जितने भी होते हैं वो पेन ड्राइव में होंगे, सीडी में होंगे, डीवीडी में होंगे, मेमोरी कार्ड में होंगे, हार्ड डिस्क में होंगे। तो इसका मतलब दीज आर कॉल्ड दी सॉफ्ट कॉपीज या सॉफ्ट आउटपुट। तो सेकंड इज दी करेक्ट वन। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर स्पीकर्स वर इन्वेंटेड बाय डैश इन 1991। कह रहा है बताइए, दुनिया का सबसे पहला स्पीकर जो कि आउटपुट डिवाइस है, इन्वेंट किया गया 1991 में। बिल्कुल सही। किसके द्वारा? डॉगलस एंजलबर्ट, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, रेनॉल्ड बी जॉनसन, अभिनवन पुरचिडास? क्या होगा करेक्ट आंसर? बताइए। डॉगलस एंजलबर्ट ये हो नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने बनाया है माउस। माउस के पापा हैं डॉगलस एंजलबर्ट। क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हैं किसके? कीबोर्ड के पापा। टाइपराइटर के पापा या कीबोर्ड के पापा हैं क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। रेनॉल्ड बी जॉनसन भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये हार्ड डिस्क के फाउंडर हैं। और अभिनवन पुराचिडास ये हैं स्पीकर के पापा।
यानी करेक्ट आंसर इज अभिनवन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नमस्कार अंकल जी, है ना, इन्होंने बनाया है क्या, स्पीकर, वेरी गुड। द IRCTC वेबसाइट इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय दी, बताइए, IRCTC से काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि दिया हुआ है वहां पर वेबसाइट्स, रेलवे वेबसाइट्स, है ना, तो IRCTC, बताइए IRCTC वेबसाइट का विकास और रखरखाव किसके द्वारा किया गया। वेबसाइट जो डेवलप की गई, जो इसमें मेंटेनेंस की जाती है, आप देखते हैं डेली बेसिस पर रात में IRCTC वेबसाइट को डाउन कर दिया जाता है क्योंकि रात में इसकी मेंटेनेंस की जाती है डेली बेसिस पर। तो बताइए मुझे इसको किसने डेवलप किया है और कौन मेंटेन करता है इसको। IRCTC खुद करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्रिस करती है या ROI करती है। क्या होगा आंसर, द करेक्ट आंसर इज क्रिस। यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने IRCTC की वेबसाइट को डेवलप किया और इसको मेंटेन करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। क्रिस की फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज क्रिस। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IRCTC, बताइए मुझे IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है। ये रहे ऑप्शंस, www.irctc.com, www.irctc.in, www.irctc.co.in या www.irctc.in। करेक्ट आंसर है www.irctc.co.in, यानी थर्ड इज द करेक्ट वन, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये है वेबसाइट, है ना, IRCTC की, तो इसमें डिटेल्ड में जाकर पढ़ना होगा क्योंकि IRCTC को डिजिटल प्रोस्पेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हर एक क्वेश्चन को आपको देखना होगा, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट वाइज यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, विद द एडिशन ऑफ द 2 न्यू सर्वर्स IRCTC नाउ हैज डैश सर्वर, कह रहा है 2 नए सर्वर के जुड़ने से, अभी हाल ही में IRCTC के 2 नए सर्वर भी जुड़े हैं। अब टोटल IRCTC के पास कुल कितने वेब सर्वर हैं या सर्वर हैं, 10, 15, 19 या 17, क्या होगा करेक्ट आंसर। आंसर है टोटल इस समय 17 सर्वर हो चुके हैं। पहले 15 थे, अब 2 हाल ही में जुड़े, तो 15 + 2 हो गए 17, 17 सर्वर, वेरी गुड। What is PNR? PNR stands for in एयर रिजर्वेशन वेबसाइट। हवाई आरक्षण वेबसाइट में PNR का क्या मतलब है, एयर रिजर्वेशन वेबसाइट्स। यहां से भी काफी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, दिया हुआ है आपके सिलेबस में, बताइए एयर रिजर्वेशन में PNR की फुल फॉर्म क्या है। फ्लाइट्स के केस में या IRCTC में भी PNR का यूज करते हैं और इसकी फुल फॉर्म क्या है गाइस, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। PNR का मतलब पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट, वेब सर्च इंजन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी वेब पेजेस बाय अ, वेब सर्च इंजन किसकी मदद से कई वेब पेजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है या संग्रहित करता है, बताइए। हम जानते हैं बहुत सारे सर्च इंजन हैं, जैसे गूगल है, याहू है, डक डक गो है ना, बहुत सारे नाम आप लोग को बताए थे हमने। तो आपको बताना है कि सर्च इंजन जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, कई सारी वेब पेजेस की इंफॉर्मेशन को, किसकी मदद से, वेब क्रॉलर की मदद से। वेब क्रॉलर भी बोल सकते हैं, इसको स्पाइडर भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वेब क्रॉलर या फिर स्पाइडर। नेक्स्ट, इन सर्च इंजन, सर्प की फुल फॉर्म क्या है। इन सर्च इंजन
सर्प स्टैंड्स फॉर, सर्च इंजन में सर्प का मतलब क्या होता है? अगेन बहुत ही फेमस क्वेश्चन, एंड द आंसर इज सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। सर्च इंजन के द्वारा दिया जाने वाला पेज दैट इज कॉल्ड सर्प, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। नेक्स्ट, Yandex सर्च इंजन बिलोंग्स टू, बता चुके हैं। सर्च इंजन वाला टॉपिक अगर आपने देखा होगा तो वहां मैंने आपको बताया था कि Yandex सर्च इंजन किस कंट्री का है, चाइना, रशिया, अमेरिका या कनाडा? एंड द करेक्ट आंसर इज रशिया। रशिया का सर्च इंजन दैट इज Yandex। और ये क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रशिया का जो सर्च इंजन है उसका नाम बताइए, तो आंसर हो जाएगा Yandex, है ना, दोनों तरफ से याद रखिएगा। डैश इज अ सर्च इंजन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, डैश माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है, बिंग, ऑल्टा विस्टा, गूगल या डकडकगो? करेक्ट आंसर है बिंग। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बड़ा ही फेमस सर्च इंजन दैट इज कॉल्ड बिंग। और ये एक ऐसा सर्च इंजन है जो विंडोज का बाय डिफॉल्ट भी है ना, अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो वहां पर कई बार बाय डिफॉल्ट में आपको बिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट, व्हाट डज W3C स्टैंड्स फॉर? W3 से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वर्ल्ड वाइड वेब दिया हुआ है सिलेबस में, तो एक बेस्ट क्वेश्चन यहां से बनता है W3C की फुल फॉर्म क्या है? और आपको पता होना चाहिए कि W3C स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, दैट इज द राइट आंसर गाइस। अब ये कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है? कंसोर्टियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्संस, कुछ पर्संस का समूह जो वर्ल्ड वाइड वेब पर काम कर रही है, ऐसे पर्संस के कमिटी को, ऐसे पर्संस की टीम को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट, when sender and receiver of an email are on same system we need only two। कह रहा है जब किसी ईमेल का प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही सिस्टम पर होता है तो हमें केवल दो की आवश्यकता होती है। किसकी? अगर सेंड करने वाला और रिसीव करने वाला एक ही सिस्टम है तो उसमें दो क्या चीजें होंगी? आईपी, डोमेन, सर्वर या यूजर एजेंट? तो आंसर है उसके लिए दो, यूए का होना जरूरी है, यूजर एजेंट का होना जरूरी है, यानी कम से कम दो मेल आईडीज का होना जरूरी है, एक जिससे सेंड किया जा रहा है और एक जिस पर रिसीव किया जाएगा। तो आंसर है देयर मस्ट बी टू यूजर एजेंट, यानी फोर्थ इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। इफ यू हैव टू सेंड मल्टीमीडिया डेटा ओवर SMTP इट हैज टू बी इनकोडेड इनटू, यदि आपको SMTP पर मल्टीमीडिया डेटा भेजना है तो इसे इनकोड करना होगा। देखो SMTP बेसिकली टेक्स्ट बेसिस के लिए बनी है। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर सेंडिंग द मेल, मेल को सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो SMTP है। और मल्टीमीडिया के लिए जो प्रोटोकॉल बनाई गई वो है माइम, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। लेकिन अगर आपको किसी कारण से मल्टीमीडिया को SMTP पर भेजना हो तो आप क्या करेंगे? उसे आस्काई में कन्वर्ट करेंगे। तो इफ यू हैव टू सेंड मल्टीमीडिया डेटा ओवर SMTP इट हैज टू बी इनकोडेड इनटू, इसे इनकोड करना पड़ेगा किसमें? आस्काई में, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आस्काई की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 7 बिट का होता है बेसिकली, और एक्सटेंडेड के केस में ये 8 बिट की होती है। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ, कह रहा है बताइए जो ईमेल एड्रेस होते हैं उसके कितने भाग होते हैं? सिंगल पार्ट, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स? बताइए। जैसे xyz@gmail.com, कितने पार्ट हैं इसमें? तो आंसर है 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक यूजर नेम और डोमेन नेम।
एट द रेट एज अ सेपरेटर यूज किया जाता है, तो आंसर होगा टू मेन पार्ट्स, फर्स्ट वन इज कॉल्ड यूजर नेम एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड डोमेन नेम. नेक्स्ट, the convenient place to store contact information for quick retrieval is, त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी संग्रहित करने की सुविधाजनक स्थान क्या है? एड्रेस बॉक्स, एड्रेस ब्लॉक, एड्रेस बुक या मैसेज बॉक्स. ईमेल में आपको उस जगह का नाम बताना है, उस प्लेस का नाम बताना है जहां पर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एड्रेस बुक. इसे क्या बोलते हैं? एड्रेस बुक के नाम से जानते हैं. वेरी गुड. नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज ईमेल हैकिंग कैन बी डन? ईमेल हैकिंग कितने तरीकों से की जा सकती है? प्रीवियस सेशंस में मैंने आपको बताया था कि ईमेल में जो प्रोटेक्शन यूज की जाती है, ईमेल में जो सुरक्षा यूज की जाती है, उसे बोलते हैं प्रेटी गुड प्राइवेसी, पीजीपी. लेकिन इतनी सुरक्षा होने के बाद में भी इन कोडिंग का यूज करते हैं, डी कोडिंग का यूज करते हैं, क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन फिर भी ईमेल हैक हो जाते हैं. कितने तरीकों से? तो आंसर है 3 ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू ईमेल को हैक किया जा सकता है. देयर आर 3 वेज. कौन कौन से? पहला तरीका फिशिंग अटैक करके, दूसरा तरीका मैन इन द मिडिल अटैक जिसे MITM के नाम से जानते हैं, और तीसरा तरीका है पासवर्ड को गैस करके, पासवर्ड गैसिंग एंड वायरसेस. तो दीज आर बेसिकली 3 वेज. ये बेसिकली 3 तरीके हैं जिससे ईमेल को हैक किया जा सकता है. नेक्स्ट, ईमेल्स फ्रॉम सेंडर ऑन योर ब्लैकलिस्ट ऑलवेज गो टू द डैश फोल्डर. आपकी काली सूची में शामिल प्रेषकों की ईमेल हमेशा डैश फोल्डर में जाते हैं. ब्लैकलिस्ट का मतलब वो मेल्स जिनको आप नहीं चाहते, या जिनको आपने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, या जिनको आप समझते हैं कि ये हमारे लायक नहीं है, ये वायरस हो सकते हैं. तो आप जानते हैं जितने भी अनवांटेड मेल्स हैं, जितने भी अनचाहे मेल्स हैं, या जितने भी यू कैन से अनसॉलिसिटेड मेल्स हैं, वो सब जाते हैं किस फोल्डर में? यू नो वेरी वेल, इन स्पैम फोल्डर. यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्पैम. वेरी गुड. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू यूजर कंप्यूटर इज कॉल्ड. इंटरनेट से उपयोगकर्ता कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर यानी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सोचिए, यहां पर कह रहा है फाइल्स को ट्रांसफर करना है इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में. तो जब हम किसी भी फाइल को अपने कंप्यूटर में लाते हैं तो डाउनलोड करते हैं. तो आंसर क्या होगा गाइस? डाउनलोडिंग इज द करेक्ट आंसर, है ना. जैसे कोई वीडियो थी, आपने डाउनलोड कर ली, तो क्या हो गया? वो आपके कंप्यूटर में आ गई. कहां से? इंटरनेट से. तो इंटरनेट से कंप्यूटर पर आना डाउनलोडिंग है, आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पर जाना अपलोडिंग है. नेक्स्ट, और अपलोडिंग और डाउनलोडिंग ये दोनों कौन सी प्रोटोकॉल करती है कंप्यूटर में? विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग पर्पस? वेरी गुड, दैट इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. नेक्स्ट, अंडर विच टैब इज द वाटरमार्क बटन अवेलेबल इन MS Word 2016? MS Word 2016 में वाटरमार्क बटन किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध है? हम जानते हैं MS Word, एक्सेल या पावर पॉइंट, हर एक में वाटरमार्क लगा सकते हैं. और वाटरमार्क लगाने का फायदा क्या है? ये एक ब्रांड का लोगो हो सकता है, ये ब्रांड का नाम हो सकता है जो हमें कॉपीराइट की परमिशन देता है ना, दैट इज कॉल्ड वाटरमार्क. और ये हमें देखने को मिलता है कहां पर? डिजाइन टैब में. यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डिजाइन. जैसे ही आप डिजाइन पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा वाटरमार्क का, लगा सकते हैं. ये वाटरमार्क इमेज भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकते हैं. इमेज और टेक्स्ट दोनों भी हो सकते हैं. पेज कलर भी आप कर सकते हैं, है ना. वट एवर द कलर यू वांट यू कैन अप्लाई. पेज बॉर्डर भी आप अप्लाई कर सकते हैं. तो दैट ऑल यू कैन अप्लाई विद द हेल्प ऑफ डिजाइन टैब.
ये सब कुछ आप कर सकते हैं डिजाइन टैब की मदद से। आइए इसको एक बार देख भी लेते हैं। तो इस तरीके से जब आप MS वर्ड ओपन करेंगे, डिजाइन पर क्लिक करेंगे, तो वहां पर आपको पेज बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दिखेगा जहां पे वाटरमार्क, पेज का कलर या पेज बॉर्डर सेट किया जा सकता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड 365? MS वर्ड का ऑनलाइन लेटेस्ट वर्जन MS वर्ड 365 है। MS वर्ड 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? आपको पता होना चाहिए कि शॉर्टकट की क्या है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की। कंट्रोल D, यानी सेकंड इज द करेक्ट वन गाइस। जैसे ही आप MS वर्ड में कंट्रोल D करते हैं तो इस तरीके का फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा, जिसमें आप फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का फेस, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज, वट एवर यू वॉन्ट टू चेंज, कुछ भी आपको बदलना है तो आप बदल सकते हैं। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट अ फाइल परमानेंटली इन विंडोज? विंडोज में किसी भी फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? इफ यू वांट टू डिलीट अ फाइल परमानेंटली, टेम्परेरी के लिए तो आप डिलीट कर देते हैं, वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो रिसाइकिल बिन में ना जाकर दैट पर्टिकुलर फाइल परमानेंट डिलीट हो जाए, तो हम क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे। मींस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट एवर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर? अब तक का सबसे पहला वेब सर्वर सॉफ्टवेयर कौन सा था? द वेरी फर्स्ट वन, GWS, IIS 5.0, CERN HTTPD या NGINX, इग्निक्स के नाम से इसको जानते हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर? फर्स्ट एवर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, सोचिए। द आंसर इज CERN HTTPD। ये बहुत बहुत फेमस है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोबारा भी आ सकता है। CERN HTTPD क्लियर है? तो ये बहुत पुराने समय में यूज होने वाला था, बिल्कुल पीसी के तरीके से देखने में लगता था, जैसे कि आपको यहां पर दिखाया भी जा रहा है। तो दिस पार्टिकुलर इज कॉल्ड CERN HTTPD। The keyboard shortcut for inserting a hyperlink on a selected object in PowerPoint. PowerPoint में चयनित ऑब्जेक्ट पर हाइपरलिंक लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट K, कंट्रोल K, शिफ्ट H, कंट्रोल H। किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात करें और हाइपरलिंक लगवाने की बात की जाए, चाहे वो MS वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट, सभी के केस में आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस K इज द करेक्ट वन। ये तो आप सबको याद रखना ही चाहिए, बहुत बार काम आता है और बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि कंट्रोल K की मदद से क्या होता है, तो आंसर है इसकी मदद से हाइपरलिंक को इंसर्ट किया जा सकता है। वेरी इजी। नेक्स्ट, हाउ मेनी रोज डज एन MS Excel 2007 वर्कशीट कंटेन? MS Excel 2007 वर्कशीट में कुल कितनी पंक्तियां होती हैं? अलग अलग वर्जन में अलग अलग है। पुराने वाले वर्जन्स में अलग था, नए वाले वर्जन्स में अलग है। नए वाले वर्जन्स 2003 के बाद जितने भी हैं उनको न्यू वर्जन्स की कैटेगरी में ही रखते हैं, चाहे वो 2007 हो, 2010 हो, 2013 हो, 2016 हो, 2019, 2021, इंक्लूडिंग 365। इन सभी के केस में करेक्ट आंसर होगा 1048576, 10,48,576। दैट इज द नंबर ऑफ रोज, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, ईमेल वर्क्स ऑन द डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल। ईमेल OSI मॉडल की किस परत पर काम करता है? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क या एप्लीकेशन? अगेन वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन गाइस। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, अगर OSI मॉडल की बात करें तो आप लोग को यह पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग में बेसिकली दो तरीके के मॉडल्स होते हैं। एक TCP/IP मॉडल जो कि पहला मॉडल है, और इसके बाद आया आपका OSI मॉडल। TCP/IP मॉडल जिसमें 4 लेयर्स हुआ करती थी,
बाद में 5 हो गई, और OSI मॉडल जिसमें 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर्स की बात करें तो ईमेल किस लेयर पे काम करता है? आखिरी वाले लेयर पर, जिसे एप्लीकेशन लेयर के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज एप्लीकेशन। ये 7 लेयर्स कौन कौन सी हैं जो कि OSI मॉडल में देखी गई? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। इनको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। AP आप, ST यानी स्पीड टेस्ट, N मतलब नहीं, DP मतलब दे पाएंगे। तो आप ST नहीं दे पाएंगे, इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं। लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि पहली लेयर हमेशा फिजिकल होगी, दूसरी डेटा लिंक होगी, तीसरी नेटवर्क होगी एंड सो ऑन, और लास्ट वाली जो लेयर होगी दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। तो ईमेल किस लेयर पर काम करता है? तो करेक्ट आंसर है एप्लीकेशन लेयर, यानी 7th लेयर। नेक्स्ट, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ PDF फाइल? PDF फाइल खोलने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? PDF का मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, या इस फॉर्मेट को कई बार हम लोग पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के नाम से भी जान लेते हैं। तो PDF फाइल्स की अगर बात करें तो ये नॉन एडिटेबल फाइल्स होती हैं, जिनको ओपन करने के लिए एडोब रीडर की रिक्वायरमेंट होती है। सो द करेक्ट आंसर इज एडोब रीडर। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ POP प्रोटोकॉल इन ईमेल? ईमेल में POP प्रोटोकॉल का क्या उपयोग है? क्यों यूज करते हैं POP का? POP मींस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। वर्जन की बात करें तो इसका लेटेस्ट वर्जन है 3। टोटल नंबर ऑफ ईमेल प्रोटोकॉल्स की बात करें तो दैट इज 4। 4 प्रोटोकॉल्स का यूज होता है। कितना गाइस? 4। आइए करते हैं इस पर एक बार विचार, कौन कौन सी है ये। पहला है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल भेजने के लिए। मेल रिसीव करने के लिए 2 प्रोटोकॉल्स हैं, एक POP3 और एक IMAP। POP मींस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और IMAP का मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और एक प्रोटोकॉल और भी है जो कि अटैचमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की जाती है, दैट इज MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। यहां पर पूछ रहा है कि POP प्रोटोकॉल का यूज क्यों किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है मेल को रीड करने के लिए, मेल को एक्सेस करने के लिए, या मेल को रिट्रीव करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड। नेक्स्ट, फॉर व्हाट एप्लीकेशन इन द HTTP प्रोटोकॉल यूज्ड? बताइए। बड़े ही फेमस प्रोटोकॉल है HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको बताना है HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, क्या पर्पस है HTTP का। अगर HTTP का यूज ना करें तो क्या होगा? हम इंटरनेट से किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च नहीं कर पाएंगे, हम इंटरनेट से किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्वर से नहीं ला पाएंगे। तो HTTP का मेन काम क्या है? यूज टू डिलीवर डेटा ऑन www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। तो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर यूज होने वाली बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल है HTTP। नेक्स्ट, among these options name the Apple presentation software। इन विकल्पों में से एप्पल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। पेजेस, नंबर्स, कीनोट या पावर पॉइंट। हम जानते हैं अगर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात होती है तो हमारे मन में आता है पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, लेकिन वो तो माइक्रोसॉफ्ट का है। एप्पल का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह दिखने वाला है, दैट इज कीनोट। एप्पल कंपनी का क्या है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर? दैट इज कीनोट। याद रखिएगा, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और आपके सिलेबस में जो टॉपिक गिवन है वो गिवन है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एप्पल का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, गूगल का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो तीनों के बारे में आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ एप्पल के सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करें तो एप्पल का वर्ड प्रोसेसिंग है पेजेस, एप्पल का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम है नंबर्स, और एप्पल के प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम है कीनोट। जैसे
MS ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट है, वैसे ही एप्पल के सॉफ्टवेयर्स में पेजेस, नंबर्स और की नोट है। नेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, कॉमा थेसोरस, कॉमा वर्ड काउंट, फाउंड अंडर विच टैब इन MS वर्ड। MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण, कॉमा थिसोरस, कॉमा शब्द गणना किस टैब के अंतर्गत पाई जाती है? बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन। रिव्यू, व्यू, मेलिंग्स या रेफरेंस? सोचना पड़ेगा। MS वर्ड में जब भी आप स्पेलिंग की बात करते हैं या ग्रामर की बात करते हैं तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो है F7। F7 की मदद से आप स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ F7 दबा के आप थेसोरस यानी एंटोनिम और सिनोनिम को चेक कर सकते हैं। और ये किस टैब में मिलता है? तो आंसर है रिव्यू टैब के अंदर। जब रिव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर, थेसोरस, वर्ड काउंट जैसे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, इन MS एक्सेल मैक्रोस इज फाउंड अंडर विच टैब? एक्सेल में मैक्रोस किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? सोचिए, मैक्रोस क्या होता है? वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट, इन सभी में मैक्रोस का यूज किया जाता है, जिसका काम है रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करना, विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द रेपिटेटिव टास्क। जो काम हमें बार बार करना है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रोस। और मैक्रोस देखने को मिलता है किस टैब में? व्यू टैब में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। यहां आप देख सकते हैं MS वर्ड आपने ओपन किया, व्यू पर क्लिक किया तो आपको यहां पर मैक्रोस का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें स्टार्ट रिकॉर्डिंग, पॉज रिकॉर्डिंग जैसे ऑप्शंस मिलेंगे और इसके थ्रू आप जो भी टाइप करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। सिमिलरली MS एक्सेल में और सिमिलरली MS पावर पॉइंट में भी इसी तरीके से मैक्रोस का यूज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी गुड। Windows 10 released on dash and support ended in dash year। कह रहा है Windows 10 डैश को जारी किया गया और वर्ष डैश में समाप्त होने पर इसकी माना जा रहा है कि ये एंड कब होगा। देखो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी एक फिक्स डेट होती है कि ये अब रिलीज किया गया है और इसको इस पर्टिकुलर डेट में मार्केट से हटा लिया जाएगा। चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ही उसको रिलीज किया जाता है वैसे ही उसकी एंडिंग ईयर भी आ जाती है कि इस दिन इसको मार्केट से निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि डे बाय डे विंडोज अपडेट कर रहा है वर्जन को। लेटेस्ट वर्जन विंडोज 11 है, आप जानते हैं। विंडोज 10 रिलीज किया गया था 2015 में और इसकी सपोर्ट एंड कर दी जाएगी कब? 2025 में, यानी लगभग 10 साल के लिए ये वैलिड है और फिर मार्केट में इसकी पूरी तरीके से सपोर्ट खत्म कर दी जाएगी। तो करेक्ट आंसर है 2015, दैट इज द रिलीज ईयर, एंड सपोर्ट एंडेड ईयर है 2025, 2025। वेरी गुड। डैश इज अ सर्च इंजन कंपनी विच इज नाउ ओन्ड बाय याहू। डैश एक सर्च इंजन की कंपनी है जिसका स्वामित्व अब याहू के पास है। ऑल्टा विस्टा, इकोशिया, येंडेक्स या स्टार्ट पेज? एंड द करेक्ट आंसर इज याहू ने खरीद ली है जिस कंपनी को, वो है ऑल्टा विस्टा। तो ऑल्टा विस्टा एक सर्च इंजन कंपनी थी जिसको ओन कर लिया है, जिसको परचेज कर लिया है, किसके द्वारा? याहू कंपनी के द्वारा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल्टा विस्टा। वेरी गुड। विच अमंग दीज शॉर्टकट की पेयर इज इनकरेक्ट? ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलेंगे कि इनमें से कौन सा गलत है, बताइए। ऑल्ट टैब की मदद से स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस, जितनी भी खुली हुई एप्लीकेशंस हैं उनके बीच में स्विच किया जाता है ऑल्ट टैब की मदद से। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। विंडोज L की मदद से लॉक योर पीसी, आपके पीसी को लॉक किया जा सकता है। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। विंडोज D की मदद से डेस्कटॉप को शो या हाइड किया जा सकता है। बिल्कुल सही। कंट्रोल Y की मदद से क्या अंडू एक्शन होता है? बिल्कुल गलत, क्योंकि कंट्रोल Z फॉर दी अंडू एंड कंट्रोल Y फॉर दी रीडू पर्पस। तो यानी ऑप्शन 4 हमें मिल गया, ये गलत है। क्योंकि सही क्या होना चाहिए गाइस? कंट्रोल Y फॉर दी रीडू एक्शन
and Control Z for the undo action. Clear? Great. What is the largest font size available in drop down list of MS Word 365? MS Word 365 की ड्रॉप डाउन सूची में उपलब्ध सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है? 8, 96, 72 या 100? अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करें तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे ऊपर 8 होता है और सबसे नीचे 72 होता है। मैक्सिमम फॉन्ट साइज 1638 होता है एमएस वर्ड के केस में। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 72 इज द राइट वन। अगर लीस्ट वाला पूछते कि सबसे कम फॉन्ट साइज कौन सा है तो 8 हो जाता। मैक्सिमम के केस में 72 इज द राइट वन। वेरी गुड। एमएस वर्ड 2021 यानी लेटेस्ट वाले वर्जन की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन वर्जन एमएस वर्ड 2021 uses the dash font and dash point font size as the default settings. MS Word 2021 डिफॉल्ट सेटिंग्स के रूप में डैश फॉन्ट और डैश बिंदु फॉन्ट आकार का उपयोग करता है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन कंफ्यूजन भी बहुत होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की बात करें और लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो दैट इज कैलिब्री एंड द साइज इज 11 point. So the correct answer is option 4, Calibri font with the 11 point font size. जबकि अगर पुराने वाले वर्जन्स की बात करें, ओल्ड वर्जन्स के केस में आंसर बनता है टाइम्स न्यू रोमन के साथ 12 point. तो बस ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा कि लेटेस्ट वर्जन के लिए कैलिब्री फॉन्ट विद 11 point और ओल्डेस्ट वर्जन के केस में टाइम्स न्यू रोमन के साथ 12 point. Very good. And the question number 50. The last question, guys. What will be the output of function cell is equals to floor 3.7, 2 in MS Excel 2021? अब MS Excel में फ्लोर या सीलिंग से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? दिया हुआ है फ्लोर। फ्लोर मतलब होता है कम वाली वैल्यू, क्योंकि फ्लोर क्या होता है? डांस फ्लोर यानी कम वाला। डांस फ्लोर नीचे होता है ना, फ्लोर मतलब नीचे यानी कम वाली वैल्यू। तो 2 की टेबल पढ़ेंगे और 3.7 से कम होना चाहिए और फुली डिविजिबल भी होना चाहिए। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 तो ज्यादा हो गया। तो क्या आंसर बन जाएगा? 2 1s are 2, दैट इज द करेक्ट आंसर, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अगर इस क्वेश्चन में फ्लोर की जगह पर सीलिंग दिया होता तो सीलिंग मतलब होता है ऊपर यानी ग्रेटर वाली वैल्यू। तो इस केस में 2 की टेबल पढ़ेंगे और 3.7 से ग्रेटर वाली वैल्यू आएगी जो कि 2 के फुली डिविजिबल होनी चाहिए। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता? 4 विल बी द राइट वन। तो फ्लोर के केस में 2 और सीलिंग के केस में इसी क्वेश्चन के साथ आंसर बनेगा 4। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। ये थे आपके बेस्ट 50 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन क्या है? डैश इज द डिफॉल्ट सर्च इंजन इन टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर में किस डिफॉल्ट सर्च इंजन का यूज किया जाता है? टॉर ब्राउजर मतलब दी अनियन राउटर। ये एक ऐसा ब्राउजर है जिसका इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, हैकिंग करने के लिए टॉर ब्राउजर। अगर कुछ पोर्नोग्राफी या कोई नेगेटिव, हमें कुछ वेपन्स खरीदने हैं जो कि इलीगल काम है, स्मगलिंग करनी है, तो इस केस में टॉर ब्राउजर का यूज करते हैं। अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं टॉर ब्राउजर का तो इसके साथ जो बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन होगा वो कौन सा होगा? गूगल क्रोम, याहू, डकडकगो या येंडेक्स? ये आपको बताना है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता होगा। अगर पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये सेशन आपको कैसा लगा? इस सेशन से आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल गया होगा कि आपके पेपर का लेवल कैसा होगा। इनफैक्ट सेम टू सेम इसी लेवल का होगा। बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इन डेप्थ लेवल की नॉलेज चाहिए
सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अगर बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, मिक्स मॉक टेस्ट, पीडीएफ्स, ये सब के साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस कोर्स से ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपीपीएससी एपीएस का बेस्ट कोर्स शुरू हो रहा है 28 सितंबर से लाइव 1 बजे। और अगर आप लाइव नहीं जुड़ पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप इस कोर्स को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार देख पाएंगे। क्या करना होगा, अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा और फिर उसके बाद इस कोर्स पे क्लिक करके एनरोल करना होगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।